हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए सभी लोग, तो ये है आपकी क्लास बीएसएस की, और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना बेसिक सिग्नल सिस्टम का पूरा सिलेबस को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 14 तक कवर कर ली है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 14 तक हो गया है हमारा, और आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 15 की। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को और नए टॉपिक को भी आज ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल हम लोगों ने फिलहाल देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में आपका जो कॉजल, नॉन कॉजल, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और कल हम लोगों ने देखा था लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, और हमने देखा कि टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होता है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वो मेथड मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोगों का नया टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो सभी लोग आप हेडिंग डालिए, क्या है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपसे कहा जाएगा कि स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है, इसको पहचानिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो स्टेबल सिस्टम को पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए स्टेबल सिस्टम कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेबल सिस्टम की अगर बात करें तो स्टेबल सिस्टम हमारा, जैसे कोई सिस्टम है वो स्टेबल कब होगा? मान लिया स्टेबल सिस्टम की कंडीशन की अगर बात करें, तो अगर स्टेबल सिस्टम की कंडीशन की बात करें तो कंडीशन क्या होती है? हमेशा याद रखना, जब भी सिस्टम हमारा अगर स्टेबल होगा तो स्टेबल के केस में हमारा क्या होता है, बाउंडेड इनपुट अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे हमारा क्या मिलेगा? बाउंडेड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर बाउंडेड इनपुट अप्लाई करते हैं तो बाउंडेड आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर सिस्टम हमारा स्टेबल होगा तो उस केस में BIBO क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। ठीक है, BIBO का मतलब क्या है? यानी कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट। ठीक, यानी कि अगर स्टेबल सिस्टम होगा तो इसके BIBO क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बाउंडेड इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट पे क्या मिलेगा? बाउंडेड आउटपुट ही मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम हमारा स्टेबल है। अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अदरवाइज सिस्टम हमारा हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होती है तो इस केस में हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये इतनी बात याद रखिए। अब बात करते हैं कि हमारे बाउंडेड इनपुट क्या होते हैं और बाउंडेड आउटपुट क्या होते हैं, क्योंकि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर बाउंडेड इनपुट की बात करें तो बाउंडेड इनपुट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाउंडेड इनपुट हम अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज करिए बाउंडेड इनपुट की बात करें तो जैसे U(t) हो गया, sin t हो गया, और साइन हो गया, कॉस हो गया, DC सिग्नल ETC। तो ये सारे सिस्टम हमारे क्या होते हैं? ये सारे सिस्टम हमारे होते हैं बाउंडेड इनपुट सिस्टम। ठीक है, यानी कि बाउंडेड इनपुट हमारे क्या हो सकते हैं? U(t) हो सकता है, sin t हो सकता है, साइन, कॉस और DC सिग्नल। DC सिग्नल का मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट सिग्नल। ठीक, याद रखेंगे। अब इन्हीं सिग्नल का, या हम कह सकते हैं इन्हीं को इनपुट में अप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट पे क्या मिलता है। अगर बाउंडेड मिलता है, यानी कि इसी फॉर्मेट में मिलते हैं हमारे, तब तो हम कह देंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। अदरवाइज सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप बना के भी लिख देंगे वहां तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको
सॉल्व करने होते हैं। जैसे मान लिया, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने माना एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे y ऑफ t इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। आपसे पूछा जाए कि सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप चेक कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनपुट पे हम बाउंडेड इनपुट अप्लाई करेंगे। तो इनपुट क्या करेंगे, इनपुट हम करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं। जो कैसा हम इनपुट अप्लाई करेंगे, बाउंडेड। अब बाउंडेड का मतलब क्या है, चाहे आप साइन लो, चाहे कॉस लो, चाहे यू ऑफ टी। मान लिया हमने इनपुट पे लिया एक्स ऑफ टी, क्या है हमारा इनपुट है, और इनपुट पे हमने लिया यू ऑफ टी। ठीक, और अब जब हमने इस पे अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पे हमारा सिस्टम क्या बनेगा, देखिए इसमें अगर हम क्या करें, यू ऑफ टी अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज करिए वी ऑफ बाई ऑफ टी, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी अप्लाई करते हैं, तो यू स्क्वायर टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यू स्क्वायर टी क्या है, हमारा स्टेप फंक्शन है। अब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा स्टेप फंक्शन में हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, यू ऑफ टी ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये सिस्टम हमारा कैसा है, यानी कि आउटपुट पे हमारा क्या मिला है, यू ऑफ टी मिला है। तो यू ऑफ टी हमारा क्या है, आउटपुट। ये हम जानते हैं कि बाउंडेड बाउंडेड सिग्नल है। कैसा है, बाउंडेड सिग्नल है। अब जब बाउंडेड सिग्नल है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट मिला है वो कैसा मिला है, बाउंडेड मिला है। और हमने अप्लाई क्या किया, बाउंडेड अप्लाई किया। यानी कि बाउंडेड अप्लाई किया और बाउंडेड हमारा सिस्टम मिला है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं चाहिए? ठीक, तो कोई भी इनपुट आप बाउंडेड अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप कोई भी इनपुट अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमारा सिस्टम ही बाउंडेड ही आउटपुट मिलेगा। चाहे आप साइन टी कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी की करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। ठीक, तो साइन स्क्वायर टी को हम लिख देंगे बाई ऑफ टी, क्या है हमारा साइन टी। हम जानते हैं साइन टी हमारा क्या है, ये भी इनपुट बाउंडेड है हमारा सिग्नल। कैसा है, बाउंडेड सिग्नल है। अब बाउंडेड सिग्नल हमने क्या बताया, आउटपुट पे भी अगर बाउंडेड मिलता है तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, स्टेबल सिग्नल हो जाएगा। ऐसे ही चाहे आप कोई कांस्टेंट अप्लाई कर लीजिए, कांस्टेंट एक्स ऑफ टी, मान लिया एक्स ऑफ टी कोई फाइनाइट डीसी वैल्यू मान लेते हैं, एक्स ऑफ टी की जगह पे मान लिया सपोज करिए 2 हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 2 अप्लाई करोगे तब भी हमारा वाई ऑफ टी क्या निकलेगा, हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4। फिर भी हमारा बाउंडेड इनपुट में क्या मिला, कांस्टेंट ही मिलेगा, यानी कि डीसी सिग्नल ही मिला। मिला कि नहीं, बताइए। फिर भी हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम स्टेबल है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक यूनिट स्टेप सिग्नल को लेकर के चेक कर लिया। आप जितने हमने इनपुट लिखाए हैं, जैसे इनपुट की बात करें तो ये हमने क्या है, हमारे इनपुट ये हैं, अब बाउंडेड इनपुट ये हैं। अगर हम बाउंडेड इनपुट इनमें से कोई भी इनपुट में अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट में भी हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड ही अगर मिले, आउटपुट पे भी अगर बाउंडेड मिलता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, अप्लाई करके देख लिया। पहले तो हमने यूनिट स्टेप सिग्नल को अप्लाई किया, तब भी हमारा सिग्नल सॉल्व होके आएगा आउटपुट में। फिर हमने क्या किया, साइन टी को लिया, तो साइन स्क्वायर टी, यानी कि ये भी हमारा सिस्टम क्या है, बाउंडेड ही है। ठीक, और इसको 2 हमने कांस्टेंट लिया, यानी कि डीसी सिग्नल अप्लाई करके देखा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि फिर भी हमारा है तो डीसी ही। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल सिस्टम है। बताइए इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जैसे सपोज करिए, मान लिया एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है इक्वल टू 2 प्लस एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इनपुट हम क्या करेंगे, कोई भी बाउंडेड इनपुट ले लेते हैं। इनपुट क्या करते हैं, बाउंडेड इनपुट लेते हैं, बाउंडेड इनपुट को अप्लाई करते हैं। मान लिया बाउंडेड इनपुट हम मान लेते हैं, सपोज करिए हमने बाउंडेड इनपुट मान लिया कोई डीसी मान लिया। डीसी का मतलब क्या है, हमने मान लिया 2 अप्लाई किया, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी 2 प्लस 2, तो हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा, 4। तो वाई ऑफ टी क्या हमारा 4 आ गया।
आ गया कि नहीं। अब y ऑफ टी 4 आ गया तो हम कह सकते हैं 4 भी हमारा कैसा है, डीसी सिग्नल है। डीसी सिग्नल है यानी कि कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये भी सिस्टम हमारा कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। यानी कि बाउंडेड अगर आप इनपुट देते हो तो बाउंडेड ही आउटपुट मिले तो उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, दूसरा अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे हमने इनपुट सपोज करिए हमने बाउंडेड इनपुट में आपका लिया है एक्स ऑफ टी की जगह पे हमने साइन टी रख दिया। साइन टी भी हमारा बाउंडेड इनपुट है। अगर ये हमने अप्लाई किया तो हमारा सिस्टम आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन टी होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, बाउंडेड इनपुट है, बाउंडेड आउटपुट है, और ये बाउंडेड ये भी है कि नहीं। तब भी हमारा सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम है कि नहीं। सिंपल क्या हो गया हमारा, 2 ऐड हो गया इसमें। तो जैसे सिग्नल हमारा ये बना है साइन का सिग्नल आप जानते हैं कैसा होता है, इस तरीके से सिग्नल है। अगर हमने इसमें 2 और ऐड कर दिया मान लिया, तो ये 2 प्लस साइन टी का सिग्नल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये शिफ्ट होके हमारे यहाँ चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो हमारा बाउंडेड ही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम हमारा अगर इनपुट बाउंडेड अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे भी अगर बाउंडेड हमारा मिलता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम हमारा स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक सिस्टम हमारा है बाई ऑफ टी इक्व टू टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब मान लिया हमने क्या किया, इनपुट पे बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया। तो बाउंडेड इनपुट हमने मान लिया एक्स ऑफ टी की जगह पे हमने क्या किया, यू ऑफ टी पुट किया। तब देखो आउटपुट क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी और टी इंटू यू ऑफ टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अब इस केस में आप जानते हैं ये सिस्टम हमारा पूरा चेंज हो गया कि नहीं। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। और जब आर ऑफ टी हम ले सकते हैं तो आर ऑफ टी हमारा सिग्नल क्या है, रैंप सिग्नल है कि नहीं। और रैंप सिग्नल हम जानते हैं कैसा सिस्टम है, हमारा बाउंडेड आउटपुट नहीं है, बाउंडेड के अंतर्गत तो आता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड जब नहीं है तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम हमारा फिर कैसा हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। बताइए इतनी बात क्लियर है। यानी कि हमने अगर बाउंडेड इनपुट को अप्लाई किया लेकिन हमारा आउटपुट पे तो बाउंडेड नहीं मिला है, आउटपुट में हमारा आर टी मिला है कि नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि टी यू टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी रैंप सिग्नल लिख सकते हैं। जब ये हम लिख सकते हैं तो हम जानते हैं रैंप सिग्नल तो हमारा बाउंडेड में आता नहीं है, तो बाउंडेड में जब आएगा नहीं तो हम जानते हैं सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जैसे सिस्टम में मान लिया और एक्स टी डी टी, ठीक है, ये सिस्टम मान लिया। तो आपसे कहा जाएगा स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप क्या करोगे, बाउंडेड इनपुट को अप्लाई करोगे, कोई भी बाउंडेड इनपुट अप्लाई कर लो। ठीक है, तो मान लिया हमने क्या किया, इनपुट में एक्स ऑफ टी की जगह पे यानी कि बाउंडेड इनपुट हमने अप्लाई किया, एक्स ऑफ टी की जगह क्या कर लेते हैं, यू ऑफ टी रखते हैं। तो जब तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ टी और डी टी, यही होगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि अगर हम स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया है, अगर हम स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, आर टी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और जब ये आर टी बन जाएगा तो हम जानते हैं कि आउटपुट, ये आउटपुट में हमारा क्या मिला है, ये हमारा बाउंडेड आउटपुट नहीं है, कैसा है, बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड जब नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को। ठीक, अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास सिस्टम है पाई ऑफ टी इक्वल टू डी डी टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये सिस्टम दिया गया है। अब इसमें मान लिया कि हम बाउंडेड इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट कैसा है हमारा, बाउंडेड, अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्स ऑफ टी की जगह पे हमने मान लिया क्या रख दिया, यू ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, डी डी टी यू ऑफ टी। ठीक,
आप जानते हैं कि हम अगर यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा क्या सिस्टम बनता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, इम्पल्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ जब इम्पल्स मिलेगा, अब हम जानते हैं कि डेल टी जो होता है इम्पल्स होता है, और इम्पल्स हमारा सिस्टम बाउंडेड के अंतर्गत आता नहीं है, तो ये क्या है, नॉट बाउंडेड। तो जब ये नो बाउंडेड सिग्नल नहीं है तो हम कह सकते हैं सिस्टम हमारा कैसा हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। बताइए, तो आप पहचान सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करोगे, कोई भी सिस्टम दिया जाए तो उसमें आप बाउंडेड इनपुट को अप्लाई करके देखोगे, और फिर वहां से देखें अगर बाउंडेड आउटपुट भी अगर मिलता है हमारा, तब तो सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा, अदरवाइज सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को। तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारा, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अपना खत्म कर लिया है। ठीक है, तो इतने टाइप के क्लासिफिकेशन आपके मेन होते हैं, इनको आप याद रखिए। ठीक है, और इनका एक एक एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन लिखने के लिए, तो सबको आप क्या करोगे, एक साथ लिखोगे और उनके एक दो दो एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर 10 नंबर में भी आता है। बताइए, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब आज हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है क्या है, नेक्स्ट यूनिट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी फोरियर सीरीज। ठीक है, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है, क्या है, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे फोरियर सीरीज मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपने क्या फोरियर सीरीज पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपने सुना भी नाम होगा। अब बात करते हैं कि फोरियर सीरीज होता क्या है, और फोरियर सीरीज बेसिकली किसके लिए अप्लाई करते हैं, क्यों फोरियर सीरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ये यूनिट हमारी साइड 2 है, यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, तो जितना हमने यूनिट नंबर 1 में कवर कराया है वो सारे क्लासेस को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर उतना आप फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, अगर जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो अब जाग जाए और पढ़े, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो इस सब्जेक्ट में बैक आना 100% है। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि थ्योरी तो है नहीं आपकी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करें फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज का यूज क्यों करते हैं, पहले बेसिक आइडिया हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें ना कि फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज हमेशा याद रखना कि जो फोरियर सीरीज होती है वो हमारी, या फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है वो तभी हमारा पॉसिबल होगा या जब तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिस्टम हमारा कैसा होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो हम लिख सकते हैं फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन है, यानी कि एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल। अब आप जानते हैं पीरियोडिक सिग्नल, जैसा कि हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। आपने अगर कवर नहीं किया है तो आप पिछली क्लासेस में जाके पीरियोडिक सिग्नल के बारे में देख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा जो पीरियोडिक सिग्नल होगा उसी का हमारा क्या होता है, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन होगा, नॉन पीरियोडिक सिग्नल का नहीं होगा। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि हम फोरियर सीरीज का यूज क्यों करते हैं। तो फोरियर सीरीज का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द हार्मोनिक कंटेंट, हार्मोनिक कंटेंट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे हार्मोनिक कंटेंट होते हैं पावर में, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकें या निकालने के लिए हम हार्मोनिक कंटेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बताइए, तो इतनी चीज आप याद रखिएगा, बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी फोरियर सीरीज एप्लीकेबल होगी और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कंडीशन आपसे पूछ लेता है कि फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर सीरीज के टाइप्स पूछता है। अगर थ्योरी में पूछेगा तो यही पूछेगा, फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर सीरीज के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखिए कंडीशन ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, ये आपको लिखा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा। कंडीशन
फॉर फोरियर सीरीज। ठीक है, नोट करिए सभी लोग। अब देखिए फोरियर सीरीज कंडीशन की आगे बात करें तो फोरियर सीरीज अगर सिग्नल हमारा क्या है, अगर ऐसा सिग्नल जिसमें हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा होती हैं कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, तो सिस्टम हमारा, या हम कह सकते हैं वहाँ पे हमारी ये फोरियर सीरीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन आप लोग लिख लीजिए, क्या है, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन आपकी क्या होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए हमने मान लिया फाइनाइट नंबर की अगर बात करें तो फाइनाइट नंबर का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई सिग्नल है तो जो कंडीशन उसकी क्या होगी, फाइनाइट, यानी कि कोई भी जो मैग्नीट्यूड उसका होगा वो फाइनाइट होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर इस तरीके से कुछ भी इनफाइनाइट में चला जाए, तो उस केस में सिस्टम हमारा फोरियर सीरीज वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे सिग्नल हमारा इस तरीके से इसे, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रहे, तो उस केस में ये सिस्टम हमारा, या हम कह सकते हैं फोरियर सीरीज वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज अगर बात करें, यानी दूसरा पॉइंट अगर बात करें इसमें फोरियर सीरीज की कंडीशन में, तो दूसरा कंडीशन लिखिए, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ओवर इट्स टाइम पीरियड, यानी कि क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होगा, हमारे डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जैसे ये बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे सपोज करिए हमने सिग्नल बना दिया इस तरीके से, ये क्या है, तो ये हमारा क्या सिस्टम है, अगर आपसे ऐसे ऐसे दे दिया जाए, ऐसे कहा जाए, मान लिया ऐसे कोई सिग्नल दे दिया जाए ऐसे ऐसे, तो आपसे कहा जाए कि ये फोरियर सीरीज है, तो क्या है, ये फोरियर सीरीज नहीं है। फोरियर सीरीज नहीं है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी इनफाइनाइट है कि नहीं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है मान लिया, तो ये जो कंटिन्यूटी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फाइनाइट की बात करें, मान लिया ये सिग्नल हमारा दिया गया ऐसे, तो ये सिग्नल हमारा क्या है, फाइनाइट है। कंटिन्यूटी क्या है, यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यानी कि क्या है, एक फाइनाइट है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, तो ये सिस्टम, तो वहां पे भी हमारा अगर फाइनाइट होगा तो वहां पे हमारा फोरियर सीरीज एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे फोरियर सीरीज एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बताइए थर्ड कंडीशन क्या है इसकी। तो थर्ड कंडीशन हमारी होती है कि सिग्नल जो होगा, अगर फोरियर सीरीज होगी तो उस सिग्नल हमारा क्या होगा, वो इंटीग्रेबल होगा, यानी कि उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो लिख लीजिए, सिग्नल शुड हैव एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, जैसे t x ऑफ t और dt लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सिस्टम, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सिग्नल इंटीग्रेबल है तो सिस्टम में हमारी फोरियर सीरीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की।
तो ये कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को आप याद रखिए कि हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, इन तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, फोरियर सीरीज की कंडीशंस होती हैं। अब बात करते हैं कि फोरियर सीरीज हमारे कितने टाइप्स की होती है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में तो 2 टाइप की पढ़नी है, क्योंकि एक होती है हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, थर्ड होती है पोलर फोरियर सीरीज। लेकिन पोलर की आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 ही टाइप की पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। पहली क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकली, ट्रिगोनोमेट्रिकल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकली फोरियर सीरीज जो होती है, ये इसमें दूसरी जो होती है हमारी वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की होती है, ट्रिगोनोमेट्रिकली फोरियर सीरीज और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो होती है उसमें क्या होती है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अब बात करें ये क्या है, तो ये सीरीज हमारी क्या होती है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस के समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट और ए एन कॉश एन ओमेगा नॉट टी प्लस के बी एन साइन ओमेगा नॉट या एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फोरियर सीरीज होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज है। अब यहाँ पे जो ए नोट लिख लीजिएगा, ए नोट क्या है हमारा, ए नोट हमारा क्या है, एवरेज वैल्यू को शो करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल, ठीक है। और एवरेज वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/t0 यानी कि उसका टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन टाइम पीरियड और एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ए नोट क्या है, ये हम कैलकुलेट करेंगे ए नोट को। अब बात करें ए एन जो है हमारा, ए एन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए एन इक्वल टू क्या है, 2/t0 इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी कॉश एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। तो ए एन क्या है हमारा, ये है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये देखिए ए एन है, बी एन क्या है, तो बी एन भी लिख लीजिए आगे, बी एन इक्वल टू 2/t0 ओवर टाइम पीरियड इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, ए नॉट है, ए एन है, बी एन है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कहलाते हैं या हार्मोनिक कंटेंट कहलाते हैं। जैसे सपोज करो हम मान लेते हैं कि ए एन जो है हमारा, देखिए जो ए एन है हमारा, रिप्रेजेंट करता है हमारा nth ओमेगा नॉट, या हम कह सकते हैं nth हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बी एन क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एन जो हमारे क्या है, हार्मोनिक्स, ठीक। अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, तो उस केस में हम कैसे इनको वैल्यू निकालेंगे, ए नॉट की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, ए एन की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये हो गया। और बी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/t0 इंटीग्रेशन ओवर टाइम टी पीरियड t0 एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी
dt। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज होती है, उसके ये हार्मोनिक्स कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल के लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सी एन ई पे पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, जे नॉट ओमेगा नॉट टी। तो ये सीरीज हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज कहलाती है। ठीक है, जहां पे वेयर सी एन क्या है, तो सी एन की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, या सी एन हम कह सकते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, ये हमने देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज में ये भी क्या है, हमारी कोएफिशिएंट है। ठीक है, याद रखना ए एन बी एन सी नॉट सी एन ए नॉट, ये सारे कोएफिशिएंट हैं। ठीक, अब जैसे सी एन है, तो सी एन हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ठीक है, ये तो सी एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो सी एन क्या होता है, सी एन का फॉर्मूला तो याद रखेंगे, सी एन इक्व टू 1/t0 और इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और डी टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सी एन होता है, इसको नोट कर लीजिए, आपसे पूछेगा तो आप इतना बता देंगे। तो सी एन का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, या हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज का कोएफिशिएंट आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट है ये। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इस तरीके से क्या है हमारा, आज हमने देखा कि हमारा यूनिट नंबर 2 जो फॉरियर सीरीज है आज हमने स्टार्ट की है। अब फॉरियर सीरीज की बात करें तो दो फॉरियर सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज, एक एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने अलग अलग देखा कि सीरीज क्या होती है और उसके कोएफिशिएंट निकालने होते हैं तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके कंडीशंस क्या होती हैं फॉरियर सीरीज की, क्यों फॉरियर सीरीज यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी हमारा आगे इस यूनिट में पढ़ना होगा हमको वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ से हम देखेंगे डेरिवेशन आपका कराएंगे, और डेरिवेशन भी आपको पूछ सकता है। फिर हम कराएंगे आपको इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किस तरीके से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो वो देखेंगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर खुद ही नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर ये क्लास हमको ऑफ करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो आप जैसा बताइए, आप अगर चाहोगे तो चलाएंगे, अगर नहीं चाहोगे तो फिर ये हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।